कौन सा चैप्टर नंबर है ये? चैप्टर 12, ठीक है। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। ये एक बहुत छोटा भी हो सकता है, एक बहुत छोटा यूनिट, और एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है। छोटा इकोसिस्टम का ये मतलब है, मान लो कहीं पर गड्ढा है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, अगल बगल थोड़े बहुत घास उग गए, तो वो भी एक इकोसिस्टम है, वो भी एक इकोसिस्टम है। अगर एक लॉग ऑफ वुड है, उस पर मॉइस्चर है, उस पर क्या हो रहा है, कुछ प्लांट्स ग्रो कर जा रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आ जा रहे हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। मतलब एक ऐसा यूनिट जो खुद में सफिशिएंट है, खुद में वो रेगुलेट कर रहा है, और उसमें लिविंग और नॉन लिविंग क्या करे, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? लिविंग भी एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और लिविंग अपने इन्वायरमेंट से भी क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटा भी हो सकता है, जिसको हम लोग माइक्रो इकोसिस्टम, जैसे पॉन्ड का एग्जाम्पल है। नैनो इकोसिस्टम उससे भी छोटा, कोई छोटा सा गड्ढा या लॉग ऑफ वुड, या एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जैसे हमारा मरीन इकोसिस्टम है, हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पे जो लाइफ है वो क्या कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है और सेल्फ सस्टेन कर रहा है। सेल्फ सस्टेन का क्या मतलब है कि सेल्फ सफिशिएंट है वो अपने सारे एक्टिविटीज को करने के लिए। क्लियर है? और एक इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेन करने के लिए उसके 4 फंक्शंस हैं, वो चारों फंक्शन फुलफिल होना चाहिए। क्या क्या था चारों फंक्शन उसका? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, और क्या है, मिनरल साइक्लिंग, ठीक है, मिनरल साइक्लिंग। इकोसिस्टम को अगर हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करें कि वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल, नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, हाँ, माउंटेन आ जाएगा, रिवर्स मतलब पॉन्ड आ जाएगा, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, मरीन, ये सब क्या आ जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम। और अगर ऐसा बात करें कि हम लोग का मैन मेड इकोसिस्टम, जिसको हम लोग खुद से क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कोई इकोसिस्टम होता है? क्या हो सकता है? हाँ, जो हम लोग क्रॉप फील्ड बनाते हैं, तो क्या है, उसमें हम लोग अपने मन से प्लांट्स ग्रो कराते हैं, तो हमारा क्या है, वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। यहाँ पे बहुत बार हमें न्यूट्रिशन वगैरह सॉइल को बाहर से देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक्वेरियम, सब लोग घर में भी, बहुत के घर पे होगा एक्वेरियम, तो वो क्या होता है, वो भी एक मैन मेड इकोसिस्टम है, वो भी क्या है, वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। वहां पर भी आप क्या कर रहे हो, खाना बाहर से दे रहे हो। इसके बाद फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, या तो लिखो वाई इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, या तो ये लिखो, या इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, कम इन। ओपन सिस्टम का क्या मतलब होगा, एक डायरेक्शन में हो रहेगा, ठीक है। तो सिस्टम में कुछ इनपुट होता है, और क्या होता है, और कुछ आउटपुट होता है। तो अगर इकोसिस्टम का बात किया हम लोग इंडिविजुअली, तो इसमें इनपुट क्या हो सकता है, इनपुट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कैसे आ रहे हैं, खाना प्लांट्स खुद से बना रहे हैं, लेकिन क्या हर टाइम खाना बना सकते हैं? ये बेसिकली क्या हो रहा है, अच्छा, एक स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, ये सब पढ़े। तो फिर इनपुट क्या हो सकता है हमारा, सोलर एनर्जी, या रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। प्लांट्स इस सोलर एनर्जी को यूज करके किस चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो ये प्लांट्स कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, वो क्या कर रहे, वो ये सोलर एनर्जी ले रहे और इसको किस में कन्वर्ट कर रहे, केमिकल एनर्जी में, और अब ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में अभी एज ऑर्गेनिक मटेरियल पास ऑन होते जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, इनपुट क्या है इसका, सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो इनपुट में हमारा प्रोडक्टिविटी आएगा, प्रोडक्टिविटी कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, फूड। प्लांट्स कर रहे हैं ये काम, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये जो केमिकल एनर्जी है, एक आता है इसके बाद आउटपुट, ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली आउटपुट का बात नहीं करते। इसके बाद ये जो केमिकल एनर्जी की तो प्लांट्स कन्वर्ट करें, अब ये क्या करेगा, एक फूड चेन होता है, फूड चेन आप लोग बता सकते हो फूड चेन क्या होता है, क्या कोई भी फूड चेन बता दो, छोटा बड़ा,
सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स आएंगे, सबसे पहले तो उसमें हमारे प्रोड्यूसर्स आएंगे, ठीक है। तो प्लांट्स, हर्बीवोर्स आएंगे, कोई एग्जांपल दो। हाँ, गोट। इसके बाद कार्निवोर जैसे लायन। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, ये एक फूड चेन बना, ये एक छोटा सा हमारा फूड चेन बना, ये हमारा एक फूड चेन बना, ठीक है। इंडिविजुअली अगर बात करें ना तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। इंडिविजुअली हर लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इंडिविजुअली अगर बात करें, जैसे प्लांट, ये ट्रॉफिक लेवल 1 पर आएगा। गोट इस वाले केस में ट्रॉफिक लेवल 2 पर आएगा। लायन किस में आएगा, ट्रॉफिक लेवल 3 पर आएगा। तो हमारा जो फूड चेन है ना, ये 3 से लेकर के 5 से 6 ट्रॉफिक लेवल तक वैरी कर सकते हैं, ठीक है। और जितना बड़ा फूड चेन उतना कम एनर्जी लास्ट वाले को मिलेगा। जितना बड़ा फूड चेन उतना कम एनर्जी क्या होगा, लास्ट वाले को मिलेगा। क्लियर है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांट है, इसके बाद कोई इंसेक्ट है, फिर फ्रॉग, इसको स्नेक खाया, और इसको फिर ईगल खाई, ठीक है। ये एक फूड चेन है, ये क्या बना, एक बड़ा फूड चेन, ठीक है। किसी और के पास वो टैलेंट नहीं है कि वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सके, केमिकल एनर्जी में। मतलब जो खाना बनेगा, जो बायोमास बनेगा, वो कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर ये प्लांट हमारा 100,000 जूल एनर्जी बना रहा है, 1000 जूल एनर्जी, तो इसको कितना मिलेगा, ये 10% लॉ होता है, ठीक है। ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, ये आगे पढ़ेंगे, ये बस हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 जूल एनर्जी, ठीक है। ये आगे गोट के पास गया तो 10% लॉस हुआ, तो इसको कितना मिला, 100 जूल। फिर इसको कितना मिलेगा, 10 जूल। ये एक्चुअली इसको 10,000 कर दो, क्योंकि इधर और कम होने वाला है। इधर भी हमारा कितना ये बनाया 10,000, इधर इसको मिला 1000, इधर 100, इधर 10 और इधर 1। तो एनर्जी वाइज क्या हो जाएगा, जितना बड़ा फूड चेन उतना कम एनर्जी लास्ट वाले ग्रुप को मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक फूड चेन फंक्शन कर रहा है। प्लांट्स है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रहा है। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग बायोमास भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर बना, ये क्या कर रहा है, अब ये ट्रांसफर हो रहा है, ये एक ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आता है इनपुट, दूसरा है ट्रांसफर हो रहा है इस एनर्जी का, दूसरा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर में क्या हो सकता है, फूड चेन, फूड चेन के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, फूड चेन के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, आउटपुट। आउटपुट क्या हो सकता है, आउटपुट क्या होगा बेटो, डिकम्पोजिशन होगा। और क्या होगा, हर लेवल पे क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी लॉस, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी लॉस। क्लियर है। अब जो इकोसिस्टम है ये हमारा सेल्फ सस्टेन है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, और ये किस पर इंटरैक्ट कर रहा है, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। हमारा इकोसिस्टम वैरी कर सकता है, जैसे हमारा मरीन इकोसिस्टम है, हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी हो रहा है उतना ज़्यादा उस एरिया में बायोमास बढ़ रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रहा है उतना उस एरिया में बायोमास बढ़ा। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या होना होगा, वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए, प्रोड्यूसर्स होने चाहिए। तो इसीलिए जो डेजर्ट्स होते हैं ना, डेजर्ट, इसका जो हमारा प्रोडक्टिविटी सबसे लीस्ट होता है। डेजर्ट्स में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी सबसे लीस्ट होता है, ठीक है। फिर एक टर्म आता है स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में बेसिकली बेटा क्या होता है, ये होता है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ये हमारा होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज।
अभी आप लोग मुझे बस बताओगे वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल ऐसे होता है कि वर्टिकल ऐसे होता है? ये सबको पता है कि वर्टिकल हमारा इस तरीके से होगा, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। ये होता है हमारा क्या? स्ट्रैटिफिकेशन। अगर हम लोग एक ना फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लें, एक हम लोग फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लें, और यहाँ पर क्या है? पेड़, ठीक है। कुछ अब इनसे छोटे साइज के पेड़ होंगे यहाँ पर, फिर कुछ श्रब्स होंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे? कुछ श्रब्स हो जाएंगे हमारे, क्लियर है। फिर कुछ हर्ब्स आएंगे, फिर कुछ हर्ब्स आएंगे, और फिर क्या आएगा? ग्रासेस। ठीक है। अगर हम एक फॉरेस्ट का एग्जांपल ले तो वहाँ पे पेड़ भी आएंगे, कुछ छोटे साइज के पेड़ भी होंगे, श्रब्स होंगे, हर्ब्स होंगे, ग्रासेस होंगे। ये क्या शो कर रहा है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। सब क्या करेगा? अपने अपने लेवल पर फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या करेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ठीक है, सब अपने अपने लेवल पे क्या शो करेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, फोटोसिंथेसिस सब अपने अपने लेवल पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपटीशन किस चीज का हो सकता है? सबसे ज्यादा कंपटीशन किस चीज के लिए हो सकता है? सनलाइट के लिए, क्योंकि ऊपर के जो ट्रीज होंगे वो ये घास सबके पास सनलाइट पहुंचने देंगे, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन किस चीज के लिए होगा? सनलाइट के लिए होगा। तो प्रोडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? पेड़ का होगा, जो बड़े प्लांट से। ठीक है, तो हम लोग कभी भी जो प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं ना, तो कभी भी हम लोग किसी एक प्लांट का प्रोडक्टिविटी मेजर नहीं करते कि ये ग्रास कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है, कितना इसका बायोमास बन रहा है। ठीक है, हम लोग प्रोडक्टिविटी हमेशा 1 मीटर स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा एक एरिया लेते हैं, हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्टिविटी है ये सीजन बाय सीजन वैरी कर सकता है। मान लो गर्मी में क्या होता है कि गर्मी प्रोडक्टिविटी हमारा ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। विंटर में प्रोडक्टिविटी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है हमारा? सीजन बाय सीजन वैरी करता है। तो हमारा क्या ये सीजन रिपीट करता है? रिपीट करता है, मतलब एक साल का अगर हम प्रोडक्टिविटी लेते हैं तो क्या कर सकते हैं? सीजन एक कंप्लीट बन जाएगा, एक कंप्लीट साइकिल बनेगा। तो हम लोग जब भी प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं ना, तो हमेशा हम लोग किस में मेजर करते हैं? 1 ईयर में। ठीक है, जो टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं? 1 ईयर का टाइम पीरियड लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा? डिफरेंट सीजन आएंगे और हर सीजन का क्या होगा? अलग अलग प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, जैसे हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जांपल विंटर के टाइम में हम लोग बोल दिए कि 10 होता है। ठीक है, और 10 जूल है, मान लो 10 जूल है, और इधर ही हमारा क्या है? अगर ये मान लो ट्रॉपिकल है और एक होता है टेम्परेट। टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्या होता है? टेम्परेट फॉरेस्ट बोले और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थोड़ा ये ज्योग्राफी हो गया। क्या होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट? नाम पे मत जाओ, हर बारी नाम पे नहीं जाया जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होते हैं ना जो इक्वेटर के पास में रहते हैं। ठीक है, जो इक्वेटर के पास में रहते हैं, और जब जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ोगे ना, तो वो हमारे हो जाएंगे क्या? टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो ज्यादा वेजिटेशन किधर होगा? इक्वेटर के पास होता है। ठीक है, इक्वेटर के पास हमारा ज्यादा वेजिटेशन होता है। तो मान लो कि विंटर के टाइम में ये 10 जूल एनर्जी इसके ये बनाया, इसके जो प्लांट्स बनाए, और इधर 8 जूल बना, या इधर 12 जूल बन गया, इधर 12 जूल एनर्जी बना। ठीक है, इधर हमारा 12 जूल एनर्जी बन गया। फिर हमारा समर में कितना बना? इधर 15 जूल बना, और इधर समझो कि 8 जूल बना। फिर हमारा रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन में इधर बना हमारा 10 जूल और इधर बना 11 जूल। ठीक है, अगर हम लोग इंडिविजुअली कंपेयर करें तो कभी ये ज्यादा है, कभी ये ज्यादा है ना, कभी ये ज्यादा बन रहा है, कभी ये ज्यादा बन रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एज अ होल कंपेयर करते हैं। जब भी कंपैरिजन होता है तो क्या करते हैं? एज अ होल कंपैरिजन। ठीक है, कि हम लोग को अगर ये देखना है कि प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल में ज्यादा है कि टेम्परेट में ज्यादा है, तो क्या सिर्फ एक बार ही एनालिसिस करके हो जाएगा?
नहीं, पूरे साल का एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, एक बार में करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी हम लोग ऐसे मेजर करते हैं, प्रोडक्टिविटी हमेशा एक साल का मेजर होता है और एक गिवन एरिया का मेजर होता है, हम लोग प्लांट बाय प्लांट मेजर नहीं करते। क्लियर है ये चीज? इसके बाद इकोसिस्टम अपने स्पीशीज और उसका एबायोटिक कंडीशन भी वैरी कर सकता है, जैसे मरीन इकोसिस्टम अलग टाइप के स्पीशीज होंगे, उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग टाइप के स्पीशीज होंगे, तो वो भी हमारा वैरी करता है। बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इकोसिस्टम समझाने के लिए, पॉन्ड इकोसिस्टम। बुक में एक एग्जाम्पल है पॉन्ड इकोसिस्टम का। पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। तो मतलब ये पॉन्ड, हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम बेसिकली क्यों लिया गया ना, यहाँ पे हमारा ये शैलो वाटर बॉडी होता है, शैलो वाटर बॉडी। शैलो वाटर बॉडी का क्या मतलब है कि इसका डेप्थ इतना ज़्यादा नहीं है कि सनलाइट नीचे तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है। शैलो वाटर बॉडी का ये मतलब होता है कि इसका डेप्थ इतना ज़्यादा नहीं है कि पानी क्या हो जाए, मतलब लाइट सनलाइट क्या हो जाए, नीचे तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन जो मरीन इकोसिस्टम है, हमारा जो मरीन इकोसिस्टम है, इसमें हमारा एक लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम बॉटम तक तो नहीं पहुँच पाते हैं, ये एक लेवल तक पहुँचता है, ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम ये हमारे एक शैलो वाटर बॉडी है, इसमें कुछ हमारे एबायोटिक फैक्टर्स होंगे। एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है हमारे पॉन्ड में? एबायोटिक फैक्टर्स वाटर, हाँ, लाइट विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स, टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, पानी का पीएच, ये सब क्या हो जाएगा? सॉइल भी, सॉइल कहाँ प्रेजेंट होगा? उसके बॉटम पे प्रेजेंट होगा, सॉइल भी प्रेजेंट होगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके लिए? एबायोटिक फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर बायोटिक का बात किया जाए, बायोटिक में हम लोग ना तीन तरीके से बात करते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर लेवल, एक होता है प्रोड्यूसर लेवल, एक होता है कंज्यूमर लेवल, और एक होता है डीकंपोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे इसमें, वैसे प्लांट्स आएंगे जो क्या कर सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक को हम लोग कहते हैं फाइटो प्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक को हम लोग कहते हैं ना फाइटो प्लैंक्टन, फाइटो मतलब होता है प्लांट, ठीक है। और कंज्यूमर में एक इसी तरीके से आता है, नाम थोड़ा सेम है, जू प्लैंक्टन। इसका मतलब है कि हमारा ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। जू मतलब एनिमल, फाइटो मतलब प्लांट, प्रोड्यूसर में फाइटो प्लैंक्टन आएगा। इसके बाद फिर हमारा क्या आ सकता है, फ्री स्विमिंग प्लांट्स जो ऊपर में है, जैसे कि एग्जांपल इकॉर्निया, इकॉर्निया देखे हो झील में जो ऊपर जो तैर रहा होता है, देखे हो गए, जिसको जलकुंभ भी कहते हैं, जिसके पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, जो झील में जो हमें ग्रीन दिख रहा है ना झील, वो इसी कॉर्निया के कारण दिख रहा है, ठीक है। फिर कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ना एज पर होते हैं, एज पर होते, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। एक पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए ये सारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। कंज्यूमर का बात किया जाए तो जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, ये सब क्या हो जाएंगे इस लेवल पे, कंज्यूमर हो जाएगा। और डीकंपोजर्स क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, बेटा फंजाई बोलते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, और क्या है, फ्लैजिलेट्स। ये सारे क्या है, डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर का क्या काम है, बेटा बताओगे प्रोड्यूसर क्या करता है? चलो तीन ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, और इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बताओगे आप मुझे ऑप्शन ए बी सी क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर क्या करता है? ऑप्शन ए बी सी, प्रोड्यूसर क्या करेगा? सी क्या है वो, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक क्या है? अच्छा ऑर्गेनिक क्या है, बस फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। तो इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। चलो ये आंसर तुम्हारा सही था। अब
इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ये हो गया। अब बस आपको ये बताना कि इनऑर्गेनिक क्या है और ऑर्गेनिक क्या है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कुछ मिनरल्स लेता है, तो वो सब क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक है। वाटर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है, वो सब इनऑर्गेनिक है। और क्या बनाता है वो, कुछ बनाता है वो ग्लूकोज बनाता है। क्या है उसका फॉर्मूला? क्या है 12H2O बेटा? बैठ जाओ। 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो आप ये 12H2O बोल रहे हो? हाँ। चलो ठीक है। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कौन बना रहे हैं? प्रोड्यूसर। ये क्या करे, इनऑर्गेनिक से, आपको दूसरे कलर से करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत मजेदार चैप्टर, और बस कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। ये भी बस कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में ट्रांसफर हो रहा है। फिर डीकंपोजर्स का क्या काम है, ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक में। कोई दिक्कत यहां तक? थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी भी देख लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी को यूज करके क्या कर रहे, खाना बना रहे या बायोमास बना रहे, ठीक है। बायोमास टर्म लिखा हुआ है, तो बायोमास, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। तो प्लांट जितना खाना बना रहे हैं, प्लांट जितना बायोमास बना रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और समझो कि यही हमारा से बना है, यही खाना बना है जो सब में बटेगा, ठीक है। यही खाना जो बना है जो सब में बटेगा, बाकी कोई खाना नहीं बना सकता है। प्लांट खाना बना दिए, वही अब क्या होगा, सब में बटने वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद अब प्लांट्स क्या करेंगे, कुछ यूज कर लेंगे, कुछ रेस्पिरेशन लॉस होगा इनका। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन लॉस में एनर्जी थोड़ा लॉस होगा। तो यहां से हमारा कुछ आर लॉस हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है। जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी। व्हाट इज आर? और आर का 4 ऑप्शन दे दिए, एक है रेस्पिरेशन लॉस, एक लिख दिया रेस्पिरेशन, और कोई और दूसरा कुछ आर से टर्म था। तो ये 2 बार ही पूछा, इसमें क्वेश्चन बहुत घुमाया ही नहीं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि आर क्या है हमारा, रेस्पिरेशन लॉस। फिर जो बचा वो क्या हो जाएगा, एनपीपी। फिर जो बचा वो क्या है, एनपीपी, जो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या हमारा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? अब ये जो बचा, इसके रेस्पिरेशन लॉस के बाद अब यही दूसरे ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर होने वाला है। तो जो प्लांट का एनपीपी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बन जाएगा, जीपीपी बन जाएगा, ठीक है। फिर मान लो ये दूसरे प्लांट का हमारा क्या बन गया, जीपीपी बन गया। वो प्लांट भी अब क्या करेगा, कुछ उसका भी रेस्पिरेशन लॉस होगा। फिर जो बना उसको हम लोग एनपीपी बोलेंगे। इसीलिए एनिमल्स के केस में ना, या कंज्यूमर के केस में हम लोग जीपीपी वर्ड का यूज ही नहीं करते, ठीक है। बस हम लोग को ये अपने दिमाग में रखना है कि जो प्लांट के केस में जो एनपीपी बना, ये अब एनिमल के लिए, कंज्यूमर लेवल के लिए यही जीपीपी है। ये जीपीपी है, फर्दर इस पर रेस्पिरेशन लॉस होगा और फिर वो क्या बन जाएगा, एनपीपी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब आप लोग मुझे सोच के बताओगे, मतलब इसमें क्या एनपीपी हमारे जीपीपी से ज्यादा है,
आप लोगों को बताना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है? सब में होगा ट्रू या फॉल्स, या येस और नो बता दो, येस या फिर नो। फर्स्ट वाला, अच्छा सारे कोई सोच के बताओगे। फर्स्ट वाला क्या हो सकता है हमारा? एनपीपी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जीपीपी से ज्यादा है, हो सकता है हमारा जीपीपी एनपीपी के बराबर है और एनपीपी 0 है। किसी को क्रॉस चेक करना है। इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि हम लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? पैसे कमा रहे हैं, कुछ वो हमारा इनकम है, फिर कुछ हमारे एक्सपेंसेस है और फिर क्या हो जाएगा हमारा सेविंग्स, ठीक है? इस वाले में देखो कि ये जीपीपी, ये हमारा क्या है? इनकम, इतना ही पैसा मिलता है हमें, ठीक है? इतना ही पैसा हमें मिलता है। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंसेस, जो हमारा क्या हो गया? खर्च हो गया। और ये क्या हो गया? सेविंग्स, सेविंग्स। और ये सेव कहाँ पर होगा? प्लांट की बॉडी में सेव होगा। ये जो हमारा एनपीपी, इसमें जो बायोमास है ना बेटा, ये क्या होगा? प्लांट के बॉडी में सेव होगा। जब इस प्लांट को कोई हर्बीवोर खाएगा तो वो उसकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है? जो उसके लिए अब जीपीपी की तरह काम करेगा, उसमें कुछ रेस्पिरेशन लॉस होगा और फिर क्या होगा? फिर वो एनपीपी बनेगा। क्लियर है? तो ये इनकम है हमारा, जीपीपी क्या है? इनकम है। जो रेस्पिरेशन लॉस है ये एक्सपेंसेस है और एनपीपी क्या है? सेविंग्स है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा क्या सेविंग्स इनकम से ज्यादा हो सकता है। चोरी करेंगे ना तभी होगा, अगर हम लोग चोरी करते हैं तभी होगा, लेकिन प्लान्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? प्लान्स कुछ नहीं करते ऐसा। तो कभी भी सेविंग्स ज्यादा होगा इनकम से? कभी नहीं हो सकता है। तो ये सही था। क्या हमारा इनकम सेविंग्स के बराबर हो सकता है? अगर जितना कमा रहे पूरा का पूरा सेव कर लिए तो खाएंगे क्या? तो हमारा ये भी नहीं होता है, ठीक है? हमारा जीपीपी एनपीपी के बराबर नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन लॉस तो होगा ना, प्लांट्स में रेस्पिरेशन लॉस हो सकता है। अब ये बताओ कि हमारा जो सेविंग्स है ये 0 हो सकता है? हो सकता है। सब खर्चा हो गया, जितना बना सब के सब क्या हो गया? रेस्पिरेशन लॉस हो गया। तो ये सीजन बाय सीजन क्या करता है? डिपेंड करता है कि जितना वो खाना बनाया सब क्या हो गया? लॉस हो गया। सारा रेस्पिरेशन लॉस हो गया तो सेविंग्स 0 हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है? कि हमारा सेविंग्स 0 हो सकता है, लेकिन हमारा सेविंग ना इनकम के बराबर नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। मतलब जो लोग को होता है ना कि जेनेटिक्स नहीं समझ में आता है, सेल बायोलॉजी नहीं समझ में आता है, इकोलॉजी ऐसा यूनिट है ही नहीं जो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज नेचर में हो रहा है ना, जो चीज को हम लोग फील कर सकते हैं, वो चीज समझ में आएगा। प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? हम लोग नहीं बोलते चलो तुम फोटोसिंथेसिस मत करो, हम लोग तुमको बाहर से ग्लूकोज देते हैं। हम लोग प्लांट्स को नहीं बोल सकते कि बेटा तुम फोटोसिंथेसिस मत करो, हम लोग ग्लूकोज दे रहे हैं तुमको, तुम शांति से आराम करो, नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है? प्लांट्स के केस में वो चोरी भी नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारा एनपीपी ज्यादा नहीं होगा जीपीपी से, जीपीपी हमेशा मैक्सिमम होगा, ठीक है? देखो इकोसिस्टम क्या डेफिनेशन होगा, खुद से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो? इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद में रेगुलेट भी कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या फिर ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? ये थोड़ा सा सोचो कि हम लोग क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे थे। इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग, structural and functional unit of क्या है? यूनिट किसका? यूनिट नेचर, नेचर या फिर बायोस्फीयर, ठीक है? बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम बन करके एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनता है। बहुत सारा छोटा छोटा इकोसिस्टम बन के ग्लोबल इकोसिस्टम बनता है। और तुम्हारा ग्लोबल इकोसिस्टम है,
इसे बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, वुड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ये सब क्या होगा, छोटा छोटा इकोसिस्टम मिल करके क्या बनता है, एक बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। अच्छा, क्या इकोसिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकते हैं या इंटरलिंक्ड हो सकते हैं? इकोसिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे ट्रीज वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएगा। उसी के बगल में समझो कि एक तालाब है, एक मान लो कि यहाँ पर एक पेड़ है और यहीं पर हमारा क्या है, साथ में एक तालाब प्रेजेंट है, ठीक है। इस पर से हमारा इस पत्ता गिरा, इस पर, इसको, इसमें जो हमारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इस पत्ते को खा सकते हैं। तो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम से इंटरलिंक्ड है। अब हम लोग भी फिशेस खा रहे हैं, तो क्या हम लोग खा रहे हैं, हम लोग मरीन इकोसिस्टम की किसी ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, हम लोग टेरेस्ट्रियल है। तो मतलब ये जो इकोसिस्टम्स है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स के लिए, कि आप लोगों के ऑप्शंस में आएगा कि ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो वो सब में क्या है कि सारे इंटरलिंक्ड है, सारे इकोसिस्टम क्या, एक पूरा होल बायोस्फीयर बना रहे हैं, एक ग्लोबल इकोसिस्टम बना रहे हैं, और सारे इकोसिस्टम क्या हो सकते हैं, लिंक्ड हो सकते हैं एक दूसरे से। क्लियर है? क्या लिखा, इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक both interacting and exchanging materials between them, both interacting and exchanging, interact करते एक दूसरे से और exchange करते हैं materials। जैसे decomposers क्या कर रहे हैं, वापस नेचर में मिला दे रहे हैं, सॉइल में मिला दे रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। तो both interacting and exchanging materials between them। Term ecosystem was coined by A.G. Tansley, ठीक है, 1935। टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय A.G. Tansley 1935। अब देखो, दो टर्मिनोलॉजीज है ना जो कंफ्यूज करते हैं, और एग्जाम्स में ये ऑप्शन बहुत कॉमन है क्योंकि दोनों नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक है इकोसिस्टम, स्टेटमेंट लिखो, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय A.G. Tansley, ठीक है। ये क्या टर्म दिए, इकोसिस्टम। फिर एक टर्म है इकोलॉजी, ये इस चैप्टर में नहीं है बेटा, ठीक है। इकोलॉजी टर्म कौन दिए, ये ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं क्योंकि हम लोग इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इकोलॉजी टर्म कौन दिए, अर्नस्ट हैकल 1866 में। ये साथ में लिख सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में हमें बस इकोसिस्टम टर्म का काम है, ठीक है। इकोलॉजी बस कंफ्यूजिंग और इसके लिए लिखवा दियो कि ये इकोलॉजी टर्म कौन दे रहे हैं, अर्नस्ट हैकल 1866 में। क्लियर है? फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, इकोसिस्टम कैन बी ऑफ टू कैटेगरीज। इकोसिस्टम का क्या हम लोग बना रहे हैं, दो कैटेगरी। क्या क्या चीज बना रहे हैं, एक हो जाएगा एक्वेटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल। लेकिन बेटा ये बताओ, टेरेस्ट्रियल में भी कुछ हमारा मैनमेड हो सकता है, एक्वेटिक में भी क्या हो सकता है, कुछ मैनमेड हो सकता है, तो वो एक अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है। इसका दो कैटेगरी, और इकोसिस्टम को हम लोग नेचुरल या फिर मैनमेड, ठीक है। इकोसिस्टम को हम लोग नेचुरल या फिर मैनमेड बना सकते हैं। नेचुरल में हमारा फॉरेस्ट भी आएगा, नेचुरल में हमारा मरीन भी आएगा। तो क्या क्या आएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पॉन्ड, सी, वेटलैंड, रिवर, ईस्चुरीज एटसेट्रा, ठीक है। ये सब क्या आ जाएगा हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, गार्डन्स, ये सब क्या आ जाएगा टेरेस्ट्रियल में। अब नेचुरल में बात करते हैं, एक्वेटिक में हम लोग एक्वेरियम भी लिख सकते हैं, एक्वेरियम। अब नेचुरल में फॉरेस्ट,
एक्वेरियम क्या होता है जो घर में सब लोग रखते हैं, जैसे मछली रखते हैं घर में, वो मैनमेड हुआ। लेकिन अगर सिर्फ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का बात किया जाए तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, अगर सिर्फ इस दो ग्रुप में बांटना है हमें तो क्या होगा, एक्वेटिक की टेरेस्ट्रियल। अब नेचुरल का बात किया जाए तो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सब क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, मैनमेड में क्या जाएगा, एक्वेरियम, क्रॉप लैंड या एग्रीकल्चरल लैंड, क्रॉप लैंड, गार्डन्स, ये सब क्या आ जाएगा हमारे मैनमेड इकोसिस्टम में आ जाएगा। ये दोनों लिख लो, एक्वेरियम है, क्रॉप लैंड है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड बनता है तो वो हम लोग खुद से ना उसमें अपने सेलेक्टेड क्रॉप से उगा रहे हैं ना। फिर गार्डन्स, हाँ सब आएगा, एक्सेट्रा लिख दो ना बेटा, फिर सब लिख दो। इकोसिस्टम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इन, ये सारे क्वेश्चंस ना डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो आप इंट्रोडक्शन जितना बढ़िया लिखोगे ना आप उतना ज्यादा मार्क्स फेच कर पाओगे। तो आप लोग का फर्स्ट पेज बहुत अच्छा होना चाहिए और ये सारे इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ ही पॉइंट स्किप नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट लिखो इसी में, डिपेंडिंग अपॉन साइज वेटलैंड। वेटलैंड भी हमारा नेचुरल वाटर रिजर्वॉयर है। क्या होता है कि जमीन में कहीं पर वेटलैंड बन जाता है और इसको कंजर्व किया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत हेल्दी इकोसिस्टम ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद ईस्चुरी क्या होता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर मतलब जो रिवर का पानी है और जो समुद्र का पानी है वो वहाँ पर मिलता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जो इकोसिस्टम, जो प्रोडक्टिविटी होता है वो काफ़ी हाई होता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम, अच्छा मैनमेड को ना एंथ्रोपोजेनिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा दिखे ना तो कंफ्यूज नहीं करना, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, मैनमेड को एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लिखो अब, डिपेंडिंग अपॉन साइज। बस देखो ये एक तुम हेडिंग दिए ना, एक ये हेडिंग दिए, अब तीसरा हेडिंग दोगे डिपेंडिंग अपॉन साइज। डिपेंडिंग अपॉन साइज, ये वेटलैंड, ये मैं यहाँ पे स्पेलिंग बता रही थी, कहाँ पे था ये बस वहाँ के स्पेलिंग बता रही थी। डिपेंडिंग अपॉन साइज हमारा क्या हो सकता है, माइक्रो इकोसिस्टम। बस एक एक एग्जांपल लिखे, माइक्रो इकोसिस्टम में क्या लिखोगे, पॉन्ड। ठीक है, इसके बाद माइक्रो होता है स्मॉल और वेरी स्मॉल भी होता है, नैनो, गाड़ी वाला नैनो नहीं, नैनो इकोसिस्टम, लॉग ऑफ वुड, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है मेसो इकोसिस्टम, जो होता है फॉरेस्ट, मेगा इकोसिस्टम जो आता है हमारा ओशन या मरीन। बस ये हेडिंग दो डिपेंडिंग अपॉन साइज और ये 4 पॉइंट लिख लो। ठीक है, माइक्रो इकोसिस्टम और एग्जाम्पल। नैनो में है लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड मतलब जंगल वंगल में जाओगे तो ऐसे लकड़ी वकड़ी होता है, ऐसा होता है। तो इसमें भी क्या होता है, हाँ होता है बेटा, इससे भी क्या, इससे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे आपको क्या इसी में प्लांट्स दिख जाएंगे, कुछ इसी में प्लांट्स वगैरह दिख जाएंगे, है ना। कुछ मशरूम्स भी ग्रो कर जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं, बैक्टीरियाज भी रहते हैं, फंजाई भी रहते हैं। फंजाई क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर हो जाएगा हमारा। तो
तो ये भी हमारा क्या, ये भी हमारा लाइफ सस्टेन कर रहा है, इसमें भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है। क्लियर है? क्या हो गया? FO फॉरेस्ट, FOREST। Ecosystem receives input in the form of solar energy, and inorganic matter. इसी में कंटिन्यू करके it results in productivity और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। मतलब सोलर एनर्जी और इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं, जिसको प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना फूड, ब्रैकेट में कर दो एनर्जी पास थ्रू वेरियस, हाँ फूड लिखो ब्रैकेट में लिख दो एनर्जी, मतलब हम लोग फूड पास कर रहे हैं ना, लेकिन उसके साथ साथ क्या पास हो रहा है? एनर्जी पास हो रहा है। फूड ब्रैकेट में लिखो एनर्जी पास थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पास थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। फिर पैराग्राफ चेंज करना, मतलब पहला पैराग्राफ में क्या लिखे हम लोग? इनपुट, दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखे हम लोग? ट्रांसफर, और तीसरे पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे क्या लिखे हो? फूड पास थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। हो गया? अब पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेंगे ईच कंपोनेंट as well as whole ecosystem, each component as well as whole ecosystem gives out energy as well as waste matter, ठीक है? Each component as well as whole ecosystem gives out energy as well as waste matter. This is called output. पता नहीं कहाँ पे बताई हूँ। अच्छा इतना दूर हो गया था। फूड चेन, ठीक है। लास्ट लाइन क्या है कि ईच कंपोनेंट, ठीक है, ईच कंपोनेंट एज वेल एज होल इकोसिस्टम, ठीक है, ईच कंपोनेंट एज वेल एज होल इकोसिस्टम गिव्स आउट एनर्जी एंड वेस्ट मैटर। सब में क्या निकल है? सब से एनर्जी निकलेगा, और वेस्ट मैटर निकलेगा। ये भी फीसेस निकालेगा, तो एनर्जी और वेस्ट मैटर क्या होगा? हर कंपोनेंट निकालेगा, और लास्ट में जो लास्ट वाला हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है, ये जब मर जाएगा, जब इसका डेथ हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? इस मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हर लेवल पर और होल इकोसिस्टम एनर्जी और वेस्ट मैटर प्रोड्यूस करता है, और ये क्या है? हमारा आउटपुट। अब हेडिंग दो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसमें लिखो एवरी इकोसिस्टम has both structure and function. Next line में the structural component includes all living organism
as well as their interrelationship. फिर the functional component include change of material, comma energy flow, exchange of material, energy flow और nutrient cycling. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. अभी आप लोग मुझे बस सोच के बताओगे कि एनर्जी का जो फ्लो होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है कि एक साइक्लिक होता है? ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है या फिर साइक्लिक होता है? हमारा एनर्जी का जो फ्लो होता है ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है कि साइक्लिक होता है? एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा कि साइक्लिक होगा? बेटा ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये इससे इसको देगा, इससे इसको देगा, ठीक है? और ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है ना, तो ये वापस से मिट्टी में नहीं मिल जा रहा है कि वापस ये इसको मिल सकता है, ये इन्वायरमेंट में लॉस हो रहा है, ठीक है? ये इन्वायरमेंट में लॉस हो रहा है. और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल का क्या होता है? मिनरल का फ्लो ये यूनिडायरेक्शनल होता है कि साइक्लिक होता है? मिनरल्स का फ्लो यूनिडायरेक्शनल की साइक्लिक? साइक्लिक होता है. तो ये आप लोग लिख सकते हो कि एनर्जी फ्लो हमारा कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल. और जो मिनरल्स का फ्लो है, मिनरल फ्लो, ये कैसा होता है? साइक्लिक. ये लाइन में बेटा कोई दिक्कत है कि एनर्जी फ्लो हमारा यूनिडायरेक्शनल ही हो सकता है, समझ में आया ना? और हमारा मिनरल फ्लो कैसा होगा? साइक्लिक होगा. इस तरह क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ठीक है. अब लिखो इकोसिस्टम हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, एबायोटिक एंड बायोटिक. इकोसिस्टम हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक. बस इसी में लेना, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम लिख रहे हैं ना, इसी में हम नेक्स्ट लाइन में लिखो इकोसिस्टम हैज टू मेजर कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक. क्लियर है? अब एबायोटिक हेडिंग दो. बहुत नहीं लिख पाऊंगी, बस क्या क्या एबायोटिक फैक्टर्स है ना, बस एक एक वर्ड लिखेंगे हम लोग, ठीक है? एबायोटिक लिखो, एबायोटिक हेडिंग दो, एबायोटिक कंपोनेंट. पॉइंट वाइज इसमें लिखो टेम्परेचर. एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? इकोसिस्टम का एक एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो सकता है? टेम्परेचर, वाटर. सीक्वेंस में लिखो बेटा, पहले लिखो टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, विंड, ह्यूमिडिटी. हाँ, वाटर के बाद सॉइल, वाटर, सॉइल, विंड, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी बेसिकली वो होता है ना कि इस एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा वाटर वेपर का कंटेंट है. हाँ भाई, कि इस एनवायरनमेंट में जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ रहा है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने से पसीना काफी आता है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में क्या हो गया है कि यहाँ पे वाटर वेपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. ठीक है? तो ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल. जो जमा हो जाता है उसको प्रेसिपिटेशन नहीं कहते, जो नीचे जाके बैठता है या जो नीचे गिरता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ठीक है? तो अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में देखो, जो नीचे जो अगर वो कुछ सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो वो नीचे जाके बैठ गया तो क्या, अगर प्रेसिपिटेट हम लोग बोलेंगे. तो प्रेसिपिटेशन क्या हो? जैसे रेनफॉल, ये क्या, अगर पानी नीचे गिर रहा है, प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल आएगा, स्नो भी आता है, प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल आएगा, स्नो आएगा. ठीक है? तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा. जैसे डेजर्ट में रेनफॉल ही नहीं होता है तो वहाँ का वेजिटेशन बहुत कम होता है. इसके बाद लिखो कि गैसेस, मिनरल एलिमेंट्स एटसेट्रा. अब लिखो बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट लिखोगे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स द बायोटिक कंपोनेंट. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स द बायोटिक कंपोनेंट. इसमें बस ऐसे फ्लो चार्ट बना दो. क्या होता है? प्रोड्यूसर्स,
कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। क्या हो गया? कंज्यूमर में लिखो प्राइमरी कंज्यूमर, बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा वही लिखना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक फैक्टर। All the living organisms constitute the biotic factor. या biotic component include all the living organisms. Primary consumer, secondary consumer और tertiary consumer forms the biotic factor या biotic component. इसी तरीके से एबायोटिक में भी लिख लो कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस एंड फैक्टर्स आर द एबायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस एंड फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द एबायोटिक कंपोनेंट। अच्छा बेटा एबायोटिक लिखे हो ना, बस ब्रैकेट में ये लिख लो नॉन लिविंग प्लस फैक्टर्स, ठीक है। जैसे जो गैसेज है, पीएच है, ये सब क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएगा, बस ये लिख लो। और बायोटिक में यहाँ पे सिर्फ लिविंग लिख लो। ये भी लिख सकते हो ऑटोट्रॉप्स, ये सारे क्या है हमारे? हेटेरोट्रॉप्स। ये बस ऐसे ही लिख लो, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं करा रही बहुत ज्यादा, ये शायद चैप्टर 1 में, सॉरी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में था, सिलेबस से हटा दिया। तो इसीलिए तो बस इतना, क्योंकि अगर इकोसिस्टम डिफाइन करने मिलेगा ना तो आप लोग इतना तो लिखोगे ना कि इसका बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर। और अगर इन केस आप लोगों को इसका डिटेल आंसर लिखना पड़े तो क्या खुद से नहीं लिख लोगे कि प्रोड्यूसर्स इंक्लूड द ग्रीन प्लांट्स दैट डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिख देना, ठीक है। इसके बाद लिखना कि हेटेरोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। हेटेरोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। प्राइमरी कंज्यूमर इंक्लूड, जो डायरेक्टली इसको खाएगा, हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर इंक्लूड हर्बीवोर्स, एग्जांपल लिख देना। सेकेंडरी कंज्यूमर में लिख देना कि इट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर फूड, ऐसे करके लिख लिए। इसके बाद हेडिंग देना इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, क्लियर है। फिर हेडिंग दो स्पीसीज स्ट्रक्चर, या सॉरी इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर हो गया यहां तक। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, इसका पहला है स्पीशीज कॉम्पोजिशन। स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या होता है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन, अच्छा किसी चीज का कॉम्पोजिशन मतलब जैसे इस दवाई का ये कॉम्पोजिशन है या इस खाने का ये कॉम्पोजिशन है, क्या क्या चीज प्रेजेंट है उस पर, क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या चीज का वो बना हुआ है, ठीक है। समझ में आई क्या क्या चीज का वो बना हुआ है। तो अगर टर्म है स्पीशीज कॉम्पोजिशन मतलब क्या क्या टाइप की स्पीशीज है, क्लियर है। तो अब इकोसिस्टम हम लोग बेसिकली क्या मेजर कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। कि कौन सा इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे उसके लिए। अगर हम लोगों को प्रोडक्टिविटी जानना है तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे, किस टाइप की स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट है। जैसे डेजर्ट में हमारा स्पीशीज कम होगा, ठीक है। तो हमारा इकोसिस्टम इसके स्पीशीज पे डिपेंड करते हैं कि जहां पे स्पीशीज कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। और जहां पे स्पीशीज कॉम्पोजिशन कम होगा वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होगा। तो ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या? इट इज स्टडी थ्रू
आइडेंटिफिकेशन, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा टाइप का स्पीशीज है. इट इज स्टडीड थ्रू आइडेंटिफिकेशन. किस टाइप का स्पीशीज आइडेंटिफाई करते हैं. एंड इन्यूमरेशन. इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन मतलब काउंट करते हैं. ठीक है, कि इट इज द स्टडी थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ स्पीशीज in a given area. In a given area. इसमें ये चीज ऐड कर देना, सॉरी इसमें ये चीज ऐड कर देना, स्पीशीज जिसमें प्लांट्स भी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑफ अ गिवन एरिया. तो अब आप लोग मुझे बताओगे, अभी तक क्लास में 2-3 बार ही हो चुका है ये वाला चीज, मैक्सिमम स्पीशीज कॉम्पोजिशन कहाँ का होगा और मिनिमम कहाँ का. मैक्सिमम स्पीशीज कॉम्पोजिशन और मिनिमम स्पीशीज कॉम्पोजिशन. मैक्सिमम स्पीशीज कॉम्पोजिशन और मिनिमम स्पीशीज कॉम्पोजिशन. मैक्सिमम कहाँ पर होगा. हाँ ये ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल का बात हो रहा है, 2-3 बार यूज करें. कहाँ होता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, याद आया. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और ना हमारे कोरल रीफ्स में भी होता है. ठीक है, कोरल रीफ. कोरल्स क्या होता है बेटा, कोरल्स क्या होता है, पढ़े होगे आप लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 में. कोरल हमारा सिलेंट्रेटा होता है. ठीक है, कोरल्स हमारे सिलेंट्रेटा होते हैं. और क्या होते हैं, बहुत सारे कोरल्स, पता है ये किस तरीके से होते हैं, ये ना ऐसे झुंड बना करके रहते हैं. ये ऐसे झुंड बना करके रहे और डिफरेंट कलर्स के भी ये होते हैं. आप लोग देख रहे हैं ये कोरल रीफ कैसा दिखता है. ये कोरल से, कोरल हमारे सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं. ये हमारा क्या होता है, एक झुंड बना करके रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ का वो जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन होता है ये बहुत ज्यादा होता है. और मिनिमम स्पीशीज कॉम्पोजिशन टेम्परेट, बेटा वो भी फॉरेस्ट है. वो मैं आपको एग्जांपल दी थी कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल में थोड़ा कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन वो मिनिमम नहीं था. मिनिमम ही बताई हूँ मैं. अभी ये वाला एक्सप्लेन करने टाइम में मैं बताई थी कि हमारे डेजर्ट में प्लांट्स और एनिमल्स कम होंगे, वहाँ का स्पीशीज कॉम्पोजिशन कम होगा. डेजर्ट और आर्कटिक रीजन भी होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स कम है. डेजर्ट, आर्कटिक रीजन, ये लिख लिया आप लोग. ये समझ में आया कि मिनिमम स्पीशीज कॉम्पोजिशन डेजर्ट में क्यों है. अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें प्लांट्स को, पहले तो प्लांट्स अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो वहां पर क्या नॉर्मल प्लांट्स होते हैं कि कैक्टस टाइप के प्लांट्स होते हैं. कैक्टस होगा तो क्या बहुत ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नहीं कर सकता है. उसके पास ब्रॉड लीव्स ही नहीं है. प्लांट टाइप क्या बहुत होता है वहां पर, नहीं होगा. कैक्टस सब छोटे छोटे रहेंगे. और अगर आइडेंटिफाई करें तो हमें बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स नहीं मिल सकते हैं. ठीक है, हमें बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स वहां पे नहीं मिल सकते, तो हमारा स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. आर्कटिक रीजन जहाँ बर्फ वाला जगह है वहां पर भी हमारा स्पीशीज कॉम्पोजिशन कम होगा. इधर बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारा सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, फिर कोरल रीफ में भी हमारा ज्यादा होता है, ये याद रखना है. ठीक है, कोई दिक्कत. फिर एक बस हेडिंग दे दो जिसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन. ये नंबर 1 है ना, नंबर 2 इस हेडिंग देना स्ट्रैटिफिकेशन. और ये आप लोग एनसीईआरटी से भी रीड करके आओगे. एनसीईआरटी में देख लो कहाँ तक पेज में हुआ है, आगे टर्न करो. पेज 1 और पेज 2, पेज 1 और पेज 2 ना सारे कोई रीड कर लोगे. ठीक है, पेज 1 और पेज 2 एनसीईआरटी का सारे कोई रीड कर लोगे. पेज 2 में आपका स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड है जो हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन. क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन,
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, बस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज क्या कहलाता है? स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो यहां तक एनसीईआरटी से पढ़ लोगे। डेजर्ट में स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है? सोच के बताओ, डेजर्ट में नहीं मिलेगा, डेजर्ट में नहीं मिलेगा स्ट्रैटिफिकेशन देखने को।